तो एवरीवन, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स में। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है कैप्लर्स के लॉ। कैप्लर्स ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार कक्षाओं द्वारा चली गई चाल जो ग्रहों द्वारा चली गई कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो ये कहा जाता है कि सूर्य क्या होता है, दीर्घवृत्त के नाभि पर स्थित होता है, तथा सारे ग्रह क्या होते हैं, दीर्घवृत्त के पथ पर गति करते हैं। द्वितीय नियम कहता है क्षेत्रफली चाल का नियम। वो ये कहता है कि क्षेत्रफली चाल क्या होती है, ग्रहों की कांस्टेंट होती है। ये द्वितीय नियम है केपलर का। थर्ड नियम जो है वो ये है कि जो आपका इसमें थर्ड नियम जो है वो ये है, दोलन काल का जो वर्ग होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, दोलन काल का जो वर्ग होता है वो दीर्घाक्ष की जो लंबाई होती है, अर्ध दीर्घाक्ष, उसकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये दो तीन नियम है। इसमें दो नियम जो हैं उसमें जो क्षेत्रफल चाल नियत होती है, और तीसरे नियम को हम प्रूफ के थ्रू समझेंगे। तो इसमें देखिए प्रूफ किया हुआ है द्वितीय नियम का। तो उसमें क्या किया इन्होंने, जो ग्रह की दूरी है स्मॉल आर मान रखी है, चित्र में देखेंगे आप स्मॉल आर। सपोज डेल्टा थीटा एंगल कवर कर गया टी टाइम में, तो जो एरिया होगा वो आएगा हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आपका किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया गया है। क्षेत्रफल में जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे आर हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी आर डेल्टा थीटा। तो इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्षेत्रफल अपॉन समांतराल आ गया, तो ये बन गया क्षेत्रफलीय चाल। इधर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है। इसके आगे हमने क्या कर लिया, अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि कोणीय वेग को शो करता है। तो यहाँ पे हमने इसे कोणीय वेग की फॉर्म में कर लिया है। तो क्षेत्रफलीय चाल बराबर आ चुका है हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, और कोणीय संवेग होता है एल इजकल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा हो गया एल अपॉन एम। तो वहाँ पे जो आर स्क्वायर ओमेगा आया हुआ है इसकी यहाँ पे हम एल अपॉन एम रख लेते हैं। तो हमारा जो क्षेत्रफलीय चाल का एक्सप्रेशन हो गया वो डी ए अपॉन डी टी इजकल टू एल अपॉन टू एम आ गया है। तो ये इसमें एल जो है वो कांस्टेंट है, और टू एम मास कांस्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि जो क्षेत्रफलीय चाल है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तृतीय नियम के प्रूफ के लिए हम एक चक्कर का परिक्रमण काल निकाल लेते हैं। टी वो दीर्घवृत्त की क्षेत्रफल और क्षेत्रफलीय चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो हम वैल्यू रख देते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, और क्षेत्रफलीय चाल अभी अभी हमने निकाला एल अपॉन टू एम। तो एक्सप्रेशन हमारा तैयार हो गया टू पाई एम ए बी अपॉन कैपिटल एल। दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे तो एक्सप्रेशन आपके सामने है। नाभि लंब की जीवा की लंबाई होती है टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे हम ए एल अपॉन टू रख देंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन में से बी स्क्वायर गायब हो जाएगा, और यहाँ पे एक की घात हो जाएगी 3, और टी की घात क्या है 2। इन टी स्क्वायर और एक क्यूब को छोड़ दो, तो बाकी सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे हमें प्रूव हो जाता है कि जो परिक्रमण काल का वर्ग है वो दीर्घाक्ष की जो अर्ध दीर्घाक्ष है उसकी तृतीय घात के अनुक्रमणुपाती है। आखिर में दिया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो ये कहता है कि यदि कोई दो पिंड हैं और उनके मास m1 m2 है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उन पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों ही पिंडों के जो मास है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके सामने एक्सप्रेशन बना हुआ है। तो अब ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है, तो यहाँ पे कैपिटल जी कांस्टेंट आता है। इस कैपिटल जी का वो कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, पूरे ब्रह्मांड में चेंज नहीं होती, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो ये आपका बन जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बल सदैव आकर्षण बल का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कणों की प्रकृति तथा इनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और ये इनकी जो परास होती है, इनकी रेंज जो होती है बहुत दूरी तक होती है। यानी यहाँ आप काफ़ी दूरी पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा अगर डिफरेंट मास का या किसी मास का, तो दूरी पे हैं अगर, तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आज के टॉपिक थे। आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।